जी, अब हमने जो टॉपिक करना है दैट इज टिम्पैनोमेट्री। लास्ट वीडियो में ऑडियोमेट्री की बात की थी, ऑडियोग्राम्स देखे थे। आज जो है वो टिम्पैनोमेट्री की बात करनी है। टिम्पैनोमेट्री क्या हो रहा है कि टिम्पैनोमेट्री में ना हम मिडल ईयर के फंक्शन को असेस करते हैं। सिर्फ एक लाइन याद रखें कि टिम्पैनोमेट्री से मिडल ईयर का फंक्शन असेस किया जाता है। अब आप लोगों को पता है कि मिडल ईयर का फंक्शन किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? सबसे पहले तो आपकी यूस्टेकियन ट्यूब आ जाती है। अगर यूस्टेकियन ट्यूब नॉर्मल है, अपनी फंक्शनिंग कर रही है, उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो गई, तो तब मिडिल ईयर का प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ठीक है, और मिडिल ईयर का फंक्शन नॉर्मल रहेगा। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ओसिकल्स आ जाते हैं मिडिल ईयर के। अगर ओसिकल्स जो हैं वो डिसकॉन्टीन्यूटी उनकी नहीं हो गई या वो फिक्स नहीं हो गए, ओसिकल्स बिल्कुल ठीक है, कॉन्टिन्यू है, नॉर्मल है, तो फिर मिडिल ईयर का फंक्शन नॉर्मल रहेगा। तीसरी चीज़ जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कंप्लायंस आ जाती है कि कंप्लायंस ये होती है कि वो कितने इजीली मूव कर सकती है। अगर वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है तो भी मिडिल ईयर का फंक्शन खराब, अगर वो मूव ही नहीं कर रही तो भी मिडिल ईयर का फंक्शन खराब। और लास्ट चीज जो आ जाती है ना मिडिल ईयर के फंक्शन जिस पे डिपेंड करता है, वो आती है मिडिल ईयर में जो एयर मौजूद होती है। ये हम लोग भूल जाते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अगर एयर नहीं होगी और नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड हो जाएगी, तब भी मिडिल ईयर फंक्शन नहीं कर सकता। और अगर एयर की जगह पे फ्लूइड आ जाएगा मिडिल ईयर में, जिसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, सीरियस ओटाइटिस मीडिया, तो उस केस में भी क्या होगा, या पस आ जाएगी, जैसे सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है जिसमें अंदर पस आ जाती है मिडिल ईयर में, तो दोनों केसेस में क्या होगा, मिडिल ईयर का फंक्शन खराब। तो टिम्पैनोमेट्री में ना सिंपली हमने मिडिल ईयर का फंक्शन असेस करना है। अब मिडिल ईयर का फंक्शन असेस किस तरह से करेंगे? एक प्रोब होगा, उस प्रोब को ईयर कैनाल में इंटर करेंगे और वो जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ लग जाएगा। अब देखिए, ये आपके ओसिकल्स हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये जो प्रोब आपने इंटर किया ना वो ईयर कनाल से इंटर किया था और ये जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लग गया, ठीक है। पीछे इसके 3 चैनल्स होते हैं। एक चैनल जो होता है वो टून को जनरेट करना होता है उसने, दूसरा चैनल माइक्रोफोन रिकॉर्डर है और तीसरा एयर पंप है। मैं आपको बताती हूँ कि ये टोन जनरेटर और माइक्रोफोन रिकॉर्डर क्या चीज़ है। होता ये कि जब हमारी कान में आवाज़ जाती है ना, ईयर कनाल से इंटर होती है ना साउंड वेव्स, तो जब वो वेव्स अंदर जाती हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ना स्ट्राइक करती हैं। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उनमें से कुछ वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेगी और थोड़ा सा मूव करेगी। उनको ऑब्जॉर्व करने के बाद इसके मूव करने की वजह से आगे ओसिकल्स वाइब्रेट करेंगे, वो सारा जो भी मैकेनिज्म है साउंड कंडक्शन का। लेकिन सारी वेव्स ऑब्जॉर्व नहीं हुई, कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, ईयर कनाल की तरफ वापस आ जाती है। तो ये जो टिम्पैनोमेट्री है ना, ये इसी प्रिंसिपल पे एक्ट करता है कि ये हमारे पास एक जो टोन जनरेटर है ना, इसने 220 हर्ट्ज की टोन जनरेट करनी है, तो सारी वेव्स आगे जाएंगी, फॉरवर्ड जाएंगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगी। फिर उनमें से कहा था कि कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। तो ये जो माइक्रोफोन रिकॉर्डर है ना, ये जो वापस आने वाली वेव्स है, इनको आप समझ लें कि असेस करता है, इनको रिकॉर्ड करता है कि कितनी वेव्स वापस आई। और ये जो एयर पंप है ये ईयर कैनाल में एक प्रेशर जनरेट करने के लिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा हो सकता, हमने टिम्पैनोमेट्री हमेशा नॉर्मल पर्सन में नहीं करनी, हमने टिम्पैनोमेट्री तो पेशेंट्स में भी करनी है ना। कि हो सकता है जिसकी टिम्पैनोमेट्री हम करने लगे हैं उसके मिडल ईयर का जो प्रेशर है वो नेगेटिव में गया हुआ हो, हम टिम्पैनोमेट्री करने लगे हैं, उसका जो यूस्टेकियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो। जब उसकी यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक होगी तो जो मिडल ईयर का प्रेशर है वो नेगेटिव में गया होगा, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव में लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि जब एक्सटर्नल ईयर का और मिडल ईयर का प्रेशर इक्वल होता है ना, तभी साउंड वेव्स आगे जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एयर पंप ने क्या करना होता है, फिर हमें पता चल जाता है कि हमें एयर पंप का प्रेशर नेगेटिव में लेकर आना पड़ा है, इट मीन्स कि मिडल ईयर का प्रेशर नेगेटिव में। तो इस तरह से चीजों को देखना होता है। आपको इसका इतना ज्यादा डिटेल पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता हो कि चैनल्स का फंक्शन क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है टिम्पैनोमेट्री का। अब अगर हम आगे जाए ना, तो टिम्पैनोमेट्री की सिंपल डेफिनेशन आ जाती है। तो एक चीज तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि मिडल ईयर का फंक्शन असेस करते हैं टिम्पैनोमेट्री की मदद से। मिडल ईयर में अगर कोई पैथोलॉजी है ना किसी भी किस्म की, चाहे वो ओसिकल से रिलेटेड है, चाहे वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, चाहे वो फ्लूइड अंदर आ गया, चाहे वो यूस्टेकियन ट्यूब, मतलब कंप्लीटली उसको पता चल जाएगा, डिटेक्ट कर लेंगे एनी पैथोलॉजी। अच्छा, उसके बाद ये चीज वही जो मैं बता रही थी कि अगर एक्सटर्नल ईयर कैनाल का और मिडिल ईयर का प्रेशर इक्वल होगा ना, तभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव करेगी, तभी उसकी मोबिलिटी आएगी, ठीक है, तभी जो साउंड है ना वो आगे ट्रांसमिट हो पाएगी। अब आपके पास आ जाती है डिफरेंट टाइप्स। अब आपको इनमें से एक एमसीक्यू तो कंफर्म आना होता है ना टिम्पैनोग्राम की टाइप से, इनको मुश्किल नहीं समझना, ये ऑडियोग्राम से भी ज्यादा आसान है। होता क्या है कि ये जो टाइप ए है ना, ये नॉर्मल टिम्पैनोग्राम है। अब हमें कैसे पता चला ये नॉर्मल है? क्योंकि हमने ना दो चीजें देखनी होती है। वाई एक्सिस पे देखनी होती है कंप्लायंस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, कि वो कितना मूव कर रही है। एक्स एक्सिस पे देखना होता है प्रेशर मिडिल ईयर का, कि वो नेगेटिव्स में है, पॉजिटिव्स में है, क्या कंडीशन है। अब नॉर्मली जो मिडिल ईयर का प्रेशर है वो -200 से +200 के दरमियान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है,
जब हमने इस पेशेंट की टिम्पैनोमेट्री की ना तो ये रिजल्ट आया और ये बिल्कुल नॉर्मल रिजल्ट है, क्योंकि इसमें टाइप ए टिम्पैनोग्राम में प्रेशर मिडल ईयर का बिल्कुल नॉर्मल है, और जो कंप्लायंस है, मूवमेंट है, यानी इस तरह से कर्व बननी चाहिए, 1.5 तक गई हुई है और इस तरह से कर्व है कि फौरन तेजी से ऊपर नहीं चली गई, यानी बहुत ज्यादा मूव कर रही है टिम्पैनिक मूवमेंट, ये भी नहीं है कि ऊपर गई नहीं है नीचे ही रह गई है, बहुत आहिस्ता मूव कर रही है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल एक मॉडरेट सी स्पीड से ऊपर जा रही है, उसी स्पीड से नीचे आ रही है, यानी कि कंप्लायंस भी नॉर्मल है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की और प्रेशर भी नॉर्मल है। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे टाइप ए टिम्पैनोग्राम को? इसको इंटरप्रेट करेंगे कि नॉर्मल टिम्पैनोग्राम है, नॉर्मली यूस्टेकियन ट्यूब का फंक्शन है और नॉर्मल ही मोबिलिटी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। मोबिलिटी कैसे पता चल रही है? वाई एक्सिस से, कंप्लायंस से, और मिडल ईयर का प्रेशर कैसे पता चल रहा है? एक्स एक्सिस से, ठीक है। अब इसकी फर्दर टाइप्स आ जाएगी, ये आ जाएगी टाइप ए एस। अब इसको टाइप ए ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रेशर उतना ही है, टाइप ए जितना ही है, मिडल ईयर का प्रेशर नॉर्मल है, -200 से +200 ही है, तो है ये भी टाइप ए टिम्पैनोग्राम। लेकिन इसके कंप्लायंस जरा चेक करें, इतनी कम कंप्लायंस हो गई है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव ही नहीं करी, वरना एटलीस्ट उसको थोड़ा सा ऊपर इधर तक तो जाना चाहिए था ना, ऐसे बनना चाहिए था उसको, लेकिन अब वो मूव ही नहीं कर रही, कंप्लायंस इतनी कम हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? टाइप ए एस टिम्पैनोग्राम। अब ऐसा क्यों हुआ है? किस केस में हो सकता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव ही ना करे? दो केसेस में हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि ओटोस्क्लेरोसिस हो गया, यानी स्टेपल्स की फिक्सेशन हो गई है, ठीक है, वो सारा टॉपिक हमने ओटोस्क्लेरोसिस का डिस्कस करना है डिटेल में इंशाल्लाह। तो या तो ओटोस्क्लेरोसिस हो सकता है, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो ओसिकल्स है उनकी फिक्सेशन हो गई है, यानी ओटोस्क्लेरोसिस के अलावा किसी और कॉज से ओसिकल्स जो है अंदर मेलियस स्टेपिसिंकस उनकी फिक्सेशन हो गई है, तो जब वो फिक्स हो जाएंगे ना तब टिम्पैनिक मूवमेंट मूव नहीं कर पाएगी। तो इस टाइप एएस को कैसे इंटरप्रेट करना है कि मिडिल ईयर का प्रेशर तो जी नॉर्मल ही है, प्रेशर को कुछ नहीं हुआ, प्रेशर नॉर्मल ही है, जो हमने देखा था ना कि -200 से +200 ही था, लेकिन कंप्लायंस बहुत डिक्रीज कर गई। अब कौन से केस में होता है कि कंप्लायंस डिक्रीज कर जाती है? ओटोसेक्लोरोसिस। आपका जो मेन चीज याद रखने वाली है ना वो सिर्फ ओटोसेक्लोरोसिस है। आपको पेपर में एमसीक्यू आएगा कि ओटोसेक्लोरोसिस के लिए कौन सी कर्व बनती है, ओटोसेक्लोरोसिस के लिए कौन सा टिम्पैनोग्राम बनता है, तो आपने याद रखना है टाइप ए एस टिम्पैनोग्राम। इसको एस से भी याद रख सकते हो, एस ओटोसेक्लोरोसिस में भी आता है, तो टाइप ए एस। और ये शक्ल उसकी इस तरह से होगी, अगर पेपर में फिगर आएगी ना तो आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम उसकी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब आ जाए जरा टाइप ए डी की तरफ, उससे पता चल रहा है कि है ये भी टाइप ए, यानी कि प्रेशर इसमें भी उतना ही है, -200 से +200, ठीक है। मिडल ईयर के प्रेशर को अभी भी कुछ नहीं हुआ, यूस्टेकियन ट्यूब का अभी भी फंक्शन नॉर्मल ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्लायंस का मसला आया है। कंप्लायंस का क्या मसला है कि बहुत ज्यादा कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो गई है और ये बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रही है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो नॉर्मल उसको थोड़ा इधर ही रहना चाहिए था, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन अब वो क्या करी है, बिल्कुल तेजी से वो ऊपर चली गई है, ठीक है। तो कंप्लायंस जो है वो ज्यादा हो गई है टाइप ए डी में। अब क्यों कंप्लायंस ज्यादा हो गई है? इंटरप्रेट इसको कैसे करेंगे? मिडल ईयर का प्रेशर नॉर्मल है क्योंकि -200 से +200 था, कंप्लायंस इसमें बहुत ज्यादा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसमें एक्सेसिवली मूव करी है, ऐसा क्यों? ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी। देखिए ओसिकल्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल आपस में अटैच्ड होते हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को थोड़ी सी जगह मिलती है मूव करने के लिए, लेकिन अगर ओसिकल्स डिसकंटिन्यू हो गया तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा मूव करेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेचारी थिन हो, ठीक है। लेकिन आपको इसमें से जो एमसीक्यू आएगा वो आएगा ओसिकुलर डिसकंटिन्यूटी में कौन सी टिम्पैनोग्राम बनती है, तो आपने याद रखना है टाइप ए डी, और डी से डिसकंटिन्यूटी और ए डी याद रखना आसान है। अब आ जाए टाइप सी की तरफ, जो मोस्टली चांसेस होते हैं ना वो टाइप सी के होते हैं कि ये टाइप सी का आपसे पूछेंगे, क्यों? क्योंकि टाइप सी टिम्पैनोग्राम में ना प्रेशर चेंज हो जाता है मिडल ईयर का। अब जरा देखिए -200 से नॉर्मल तो ये होना चाहिए था ना, -200 से +200, लेकिन अब जरा देखें कि प्रेशर -400, कर्व -400 से स्टार्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मिडल ईयर का प्रेशर नेगेटिव हो चुका है, इसका मतलब है यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है। तो अगर आपके पास पेशेंट आएगा जिसकी एडिनोइड्स की वजह से, एडिनोइड या फिर उसका नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, किसी भी वजह से उसकी यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है और उसका मिडल ईयर का प्रेशर नेगेटिव में चला गया है, तो उसकी जो टाइप टिम्पैनोग्राम की होगी वो टाइप सी होगी, ठीक है। इसमें कंप्लायंस को कुछ नहीं हुआ, इसमें जो मसला हुआ है ना वो प्रेशर के साथ हुआ है, कंप्लायंस उसी स्पीड से ऊपर जा रही है। कब इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? कंप्लायंस तो नॉर्मल ही है लेकिन मिडल ईयर का जो प्रेशर है ना वो नेगेटिव हो गया है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब बंद हो गई है। एग्जांपल इसकी क्या है? तो एग्जांपल तो यही है ना कि यूस्टेकियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब आगे टाइप बी आ जाती है, टाइप सी और टाइप बी सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइप बी में क्या हो रहा है, जरा इतनी मजे की इसमें कर्व बन रही है, फ्लैट कर्व, इसको फ्लैट कर्व कहते हैं या इसको कहते हैं डूम शेप। अब ये देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि कंप्लायंस कोई है ही नहीं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव करना ही नहीं चाहती, ठीक है। देखिए वो मूव ही नहीं कर रही, इतनी फ्लैट कर्व है। तो ये किस केस में हो सकता है? टाइप ई, जब मिडल ईयर में फ्लूइड आ जाएगा, सीरस ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर में फ्लूइड आ चुका है, तो तब कौन सी टाइप बनेगी? टाइप बी टिम्पैनोग्राम, ठीक है। तो टाइप बी टिम्पैनोग्राम को इंटरप्रेट करें कि डिक्रीज हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लायंस आप समझे खत्म ही हो चुकी है। ऐसा कब होता है? जब सिक्रीशंस है, पस है या फ्लूइड है मिडल ईयर में, ठीक है। सीरस ओटाइटिस मीडिया या एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट ओकॉस्टिक रिफ्लेक्स आ जाता है। ओकॉस्टिक रिफ्लेक्स को हम लोग बुक से देखेंगे, ठीक है। बुक के चैप्टर नंबर 4 में ही ओकॉस्टिक रिफ्लेक्स है।
और ना आपको कोस्टिक रिफ्लेक्स कराने से पहले 2-3 चीजें मैंने बुक से और भी करानी है। वो चीजें हैं कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना प्योर टोन ऑडियोमेट्री को, जिसमें ऑडियोग्राम्स बन रहे थे। आपको ऑडियोग्राम के फंक्शन पता होने चाहिए। ये तो आपको समझ आ गया था कि ऑडियोग्राम बन जाता है, हमें पता चल जाता है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। हमें ये भी पता चल जाता है कि डिग्री क्या है हियरिंग लॉस की, क्योंकि मैंने आपको वो एक ना दिखाया था कि अगर इस रेंज में होगा तो माइल्ड होगा हियरिंग लॉस, अगर इस रेंज में होगा तो मॉडरेट हियरिंग लॉस होगा, अगर इससे नीचे होगा तो प्रोफ्यूज हियरिंग लॉस होगा। तो हमें डिग्री भी पता चल जाती है, हमें हियरिंग लॉस का टाइप भी पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो ऑडियोग्राम के क्या फंक्शन है, आपका एसएच पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें ऑडियोग्राम के फंक्शन बताएं, तो तब आपने वो फंक्शन लिखने हैं और वो मैं आपको पॉइंट्स करवाने लगी हूँ। अगर आप लोगों को कल ऑडियोमेट्री समझ आ गई थी तो ये आपके लिए बहुत आसान है। यूजेस भी कहा जा सकता है, यूजेस ऑफ प्योर टोन ऑडियोग्राम या फंक्शंस ऑफ ऑडियोग्राम। ठीक है, तो क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले इट इज अ मेजर ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। अच्छा ये ना थ्रेशोल्ड का मेजर है, इसका क्या मतलब है थ्रेशोल्ड का मेजर? हम इससे थ्रेशोल्ड कैसे मेजर कर लेते हैं? आप लोगों को याद है हम लोग देख रहे थे कि वाई एक्सिस पे इंटेंसिटीज थी और एस एस एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी थी। हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी तो हमने उतनी ही रखनी है, 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 250 हर्ट्ज का साउंड है। लेकिन जब पेशेंट कहेगा ना मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हम फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेंगे, हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे। हम 20 से 30 डेसिबल की साउंड प्ले कर देंगे, वो फिर कहेगा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हम 40 डेसिबल की प्ले कर देंगे। तो हम इंटेंसिटी चेंज करते रहेंगे और एट द एंड हमें वो इंटेंसिटी मिल जाएगी जिस पर उस पेशेंट को वो साउंड सुनाई दिया, जिस पर उसको उसकी हियरिंग नॉर्मल हुई, उसको वो चीज सुनाई दी। ठीक है, तो वो जो इंटेंसिटी होगी ना, लाइक उसको जाके 50 डेसिबल पे उसने कहा कि मुझे सुनाई दे रहा है, तो ये उसका थ्रेशोल्ड है कि उसको 50 पे सुनाई देता है, उसको मॉडरेट या प्रोफ्यूज हियरिंग लॉस हो चुका है क्योंकि उसको 50 पे जाके सुनाई दे रहा है। तो ये हमें थ्रेशोल्ड बताता है। थ्रेशोल्ड होता है वो लेवल जिसपे स्टिमुलस मिल जाता है, जिसपे नर्व एक्टिव हो जाती है, जिसपे सेंसेशन जाना शुरू हो जाती है ब्रेन को, तो ये हमें थ्रेशोल्ड बताता है। इजी है ना ये? उसके बाद ये हमें क्या बताएगा? ये हमें हेयरिंग बताएगा, हेयरिंग की टाइप, हेयरिंग लॉस का टाइप कि वो एयर कंडक्शन के लिए है या बोन कंडक्शन के लिए, टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। ठीक है, उसके अलावा ये हमें डिग्री भी बताएगा। तो ये 3 चीजें, थ्रेशोल्ड बता रहा है हेयरिंग की, थ्रेशोल्ड अब हमें एयर कंडक्शन के लिए भी बताएगा, बोन कंडक्शन के लिए भी। थ्रेशोल्ड यानी किस इंटेंसिटी पे साउंड सुनाई दे रही है। डिग्री बताएगा कि माइल्ड हेयरिंग लॉस है, मॉडरेट है या प्रोफ्यूज है। तीसरा क्या है? टाइप बताएगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल है। अगर तो ए बी गैप मौजूद है ऑडियोग्राम का तो फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। अगर ए बी गैप नहीं मौजूद बल्कि दोनों कर्व्स ही नीचे आ चुके हैं तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अच्छा दूसरा इसका क्या ऑडियोग्राम का यूज है कि इसको ना फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम रख सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस यानी अगर कभी फर्दर हमें पता चलाना हो कि भाई इस पेशेंट की कितनी हेयरिंग इंप्रूव हुई है, तो हम देखेंगे कि जब ये हमारे पास आया था ना तब इसका ऑडियोग्राम ये रिजल्ट था, तब इसकी इतनी हेयरिंग खराब थी, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद हेयरिंग एड की प्रिस्क्रिप्शन के लिए, अगर आपने किसी को हेयरिंग एड प्रिस्क्राइब करना है ना तो आपके पास उसका ऑडियोग्राम होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि इस बंदे को जरूरत है हेयरिंग एड की, इसका हेयरिंग लॉस हो चुका है। उसके बाद हैंडीकैप देखना होता है मेडिको लीगल पर्पसेस के लिए। मेडिको लीगल पर्पसेस के लिए देखना होता है कि कितनी इंजरी है, इंजरी की डिग्री क्या है, ताकि दूसरे को उस हिसाब से पनिशमेंट वगैरह मिले। तो ये मेडिको लीगल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑडियोग्राम। इसके अलावा स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड एसआरटी, एसआरटी को ऐसी रट्टा मार लें, बाकी ऊपर वाले जितने भी 3-4 है ना वो तो आपको इजीली याद होंगे। अब स्पीच ऑडियोमेट्री जो होती है ना, स्पीच ऑडियोमेट्री बड़ी सिंपल है। इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन कितनी है, पेशेंट को कितना डिफरेंट स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। और ये चीज होती है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में ना स्पीच जो डिस्क्रिमिनेशन है ना ये बहुत पुअर स्कोर आता है। अब स्पीच ऑडियोमेट्री के यूजेस देख लेते हैं। आपको पेपर में आ सकता है कि हमें ऑडियोग्राम के भी यूजेस बताएं, हमें स्पीच ऑडियोमेट्री के भी यूजेस बताएं। ये जो स्पीच ऑडियोमेट्री और ऑडियोग्राम है ना ये बहुत सिंपल टेस्ट है जो तकरीबन हम हर किस्म के हेयरिंग लॉस में करते हैं। आप लोगों को याद है जब मैं आपको मिनियर डिजीज करवाई थी कोस्टिक न्यूरोमा, तो मैंने कहा था कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग ट्यूनिंग फोक टेस्ट कर लेते हो ना हर तरह की हेयरिंग लॉस में, बिल्कुल वैसे ही स्पीच ऑडियोमेट्री और प्योर टोन ऑडियोमेट्री हम लोग हर तरह के हेयरिंग लॉस में कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, तो स्पीच ऑडियोमेट्री बहुत नॉर्मली कर लिया जाता है। तो इसके यूजेस क्या है? एक तो ये हमें बता देता है एसआरटी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस को नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक होता है जिसकी रीजन हो, अब वो कंडक्टिव भी हो सकता है, सेंसिटिव भी हो सकता है। नॉन ऑर्गेनिक के रीजन कोई नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, फंक्शनली है। ठीक है, कोई मसला ही नहीं हुआ, बस उसको वैसे ही आवाज नहीं जा रही। तो ऑर्गेनिक को नॉन ऑर्गेनिक से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं जिसपे उसको बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, यानी हम उसको साउंड प्ले करते जा रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा साउंड्स में। एक पॉइंट पे आके वो कहेगा हाँ इस इंटेंसिटी पे मैं इजीली डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा हूँ, तो वो जिस इंटेंसिटी पे हमें बताएगा वो इंटेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने उसको हेयरिंग एड देना है। हमें पता होगा कि जिस तरह से आप लोगों को मैं एक ईजी एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग जाते हो ना अपनी आई साइट चेक करवाने, तो
वो आपको डिफरेंट तरह से चेक करेंगे, डिफरेंट लेंसेज से चेक करेंगे, फिर उन्हें पता चलेगा कि सूटेबल लेंस कौन सा है जिसपे आपको क्लियर इमेज बन रहा है। सूटेबल लेंस ग्लासेस का हम आपको कौन सा दें जिसपे आपको क्लियर इमेज बनेगा, क्लियर विजन होगी आपकी। तो बिल्कुल वैसे ही हेयरिंग एड भी ये उनको कोई जादू से नहीं पता चल जाता इसको कौन सी हेयरिंग एड देनी है। वो ये टेस्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि कौन सी ऐसी इंटेंसिटी है जिसपे स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बेस्ट है, तो तब वो उस इंटेंसिटी की हेयरिंग एड दे देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये कोक्लियर हेयरिंग लॉस को, कोक्लियर रेन को रिट्रोकोक्लियर से डिफरेंशिएट कर। अब रिट्रोकोक्लियर क्या है? अकोस्टिक न्यूरोमा जो है वो रिट्रोकोक्लियर टाइप है, क्योंकि वो कोक्लिया को नहीं कुछ भी कर रहा, अकोस्टिक न्यूरोमा बन के जाके बन रहा है 8th नर्व के शवान सेल्स में, तो वो एक रिट्रोकोक्लियर टाइप का लेन है। और कोक्लियर कौन सा है? मिनियर डिजीज। ठीक है। तो मिनियर डिजीज को अकोस्टिक न्यूरोमा से डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है स्पीच ऑडियोमेट्री। तो इसके जरा बड़े बड़े यूजेस है ना, प्योर टू ऑडियोमेट्री से जरा बड़े यूजेस हैं। एक तो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक को डिफरेंशिएट कर रहा है, कोक्लियर को रिट्रोकोक्लियर से डिफरेंशिएट कर रहा है, दूसरा हेयरिंग एड के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है। हेयरिंग एड के प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें ऑडियोग्राम ही चाहिए, लेकिन हेयरिंग एड के टाइप और हेयरिंग एड कौन सा फिट आ रहा है इसके लिए स्पीच ऑडियोमेट्री चाहिए। ठीक है। चले ये भी यूजेस कर लिए। अब नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो वही जो मैंने आपको टिम्पैनोमेट्री कराई है, यहाँ पर भी देख लेंगे, आगे प्रोब है, ये पीछे इसके 3 चैनल्स है, ये डिफरेंट यहाँ पे कर्व्स देखिए एक साथ आ गई है। ये टाइप ए है जो बिल्कुल नॉर्मल कर्व्स थी, नॉर्मल प्रेशर -2 से +2 नॉर्मल कंप्लायंस। टाइप एस में क्या था? कंप्लायंस बहुत कम हो चुकी है। कंप्लायंस क्यों कम हो गई है? ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से। टाइप ए डी में क्या था? इतनी वो तेजी से मूव किया, कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये कब हुआ था? जब ऑस्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी। टाइप सी में क्या है कि कंप्लायंस को तो कुछ नहीं हुआ खैर, लेकिन प्रेशर बहुत नेगेटिव हो गया। ये कब था? जब यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक थी। टाइप बी में क्या है कि जनाब वो मूव ही नहीं करी, फ्लैट कर्व है, डूम शेप कर्व है। ठीक है। ये कब हुआ था? जब मिडल ईयर में फ्लूइड आ गया था या पस आ गई थी। तो ये आपने बहुत अच्छे से टाइप्स करनी है, यहाँ से इसको रीड भी कर लेना, सारी वही चीजें हैं जो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। आगे आ जाता है अकोस्टिक रिफ्लेक्स। अकोस्टिक रिफ्लेक्स को पहले समझते हैं फिगर से, फिर इसको रीड करेंगे। अकोस्टिक रिफ्लेक्स में आपने ध्यान से सुनना है। अब क्या हुआ है कि राइट ईयर है, राइट ईयर में ना कोई स्टिमुलस दिया जाएगा, कोई साउंड सुनाई जाएगी और बहुत हाई इंटेंसिटी की साउंड होगी। आई थिंक 70 से 100 इसकी रेंज होती है, ये 60 से 70 मतलब हाई डेसिबल की साउंड होती है, शोर वाली साउंड होती है। अब जब वो राइट ईयर में हमने वो साउंड सुनाई ना जिसकी बहुत हाई इंटेंसिटी थी, तो फौरन से ना एज अ रिफ्लेक्स उसका राइट ईयर का जो स्टेपीडियस मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। राइट ईयर में हमने साउंड चलाई बहुत हाई इंटेंसिटी की और उसका राइट ईयर का जो स्टेपीडियस मसल था ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। लेकिन मजे की बात ये है कि जब राइट ईयर में साउंड दी, राइट ईयर को स्टिमुलस दिया हाई इंटेंसिटी का, तो राइट साइड का तो स्टेपीडियस कॉन्ट्रैक्ट करना ही था, लेकिन जो कॉन्ट्रालेटरल साइड है, जो लेफ्ट साइड है, उसका भी स्टेपीडियस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इसका मतलब है कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन होती है स्टेपीडियस मसल की जब हम हाई इंटेंसिटी का साउंड देते हैं। ये ना हमारे लिए एक प्रोटेक्शन होती है, स्टेपीडियस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि हमारा आगे डैमेज ना हो जाए, ईयर डैमेज ना हो जाए इस हाई इंटेंसिटी की वजह से। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स चलता कैसे है? ये आपकी 8th नर्व है, ये आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है। लेट्स सपोज के राइट साइड की नर्व है, राइट साइड के ईयर में हम बहुत हाई इंटेंसिटी का साउंड प्ले कर रहे थे, तो ये जो नर्व है वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये ब्रेन में मैसेज लेकर आई। इसने आके ब्रेन को बताया, इसने आके अपने न्यूक्लियस को बताया जिसको कोक्लियर न्यूक्लियस कहते हैं कि भाई इस इंटेंसिटी की साउंड आ रही है। कोक्लियर न्यूक्लियस ने फौरन जल्दी से क्या किया, उसी साइड के यानी राइट साइड के फेशियल नर्व के न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर दिया, क्योंकि जो फेशियल नर्व है ना ये स्टेपीडियस को सप्लाई कर रही होती है, स्टेपीडियस को ये मोटर सप्लाई दे रही होती है। तो फेशियल नर्व को स्टिमुलेट कर दिया, फेशियल नर्व ने जाके स्टेपीडियस को सिग्नल्स दिए, स्टेपीडियस कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आराम से नहीं बैठेगा, ये कहेगा कि अच्छा मैं अपने नेबर को भी बता, जैसे हमें कोई पता चल गया ना कि ये जो मुसीबत है ये आने वाली है, तो हम अपने घर को तो बचाएंगे, सबसे पहले हम अपने घर को बचाएंगे, फिर हम बाकी जाएंगे कि अच्छा हम साथ वालों को भी बताएं, ताकि वो भी जो भी उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं या जो भी उन्होंने देखना है ना वो भी अपने घर में सिस्टम अपना चेक कर लें। ठीक है। तो पहले वो अपनी साइड की फेशियल नर्व को स्टिमुलेट करके फिर वो क्या कर रहा है, वो दूसरे घर को बताने गया, लेकिन अब दूसरे घर में वो अंदर जाके सीधा फेशियल नर्व को नहीं बताना शुरू कर देगा। ठीक है। लेट्स सपोज कि फेशियल नर्व जो है वो अंदर बैठी हुई है, तो वो जाके फेशियल नर्व को नहीं बताएगा, वो बाहर गेट पर ही किसी को बताकर आ जाएगा कि भाई ये मसला आने वाला है। ठीक। इट्स वेरी वेरी मच रफ एग्जाम्पल, लेकिन आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो कोक्लियर न्यूक्लियस क्या करेगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड के गेट पे जाके बता के आएगा, यानी उसके ओलिवरी कॉम्प्लेक्स को बता के आएगा, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स को। फिर ये सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स अपनी जाके फेशियल नर्व न्यूक्लियस को कहेगा कि भाई जाके स्टेपीडियस को कॉन्ट्रैक्ट करा दो, फिर ये फेशियल नर्व स्टेपीडियस को कॉन्ट्रैक्ट करा देगी। तो ये अकोस्टिक रिफ्लेक्स है, इतना आसान है ये, इसको कोई मुश्किल नहीं समझना। अब इसको रीड कर लेते हैं। तो अकोस्टिक रिफ्लेक्स क्या होता है
ये इस फैक्ट पे बेस करता है कि जब हम हाई इंटेंसिटी की साउंड प्ले करते हैं, लाइक 70 से 100 इसकी रेंज है, ठीक है, कि याद रखनी है। इस इंटेंसिटी में कुछ साउंड होता है, तो वो जब जाता है ना, तो वो क्या कराता है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन कराई जाती है स्टेपीडियल मसल की। बायलैटरल, दोनों साइड का स्टेपीडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट का भी लेफ्ट का भी, ठीक है। और हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, टिम्पैनोमेट्री से हम डिटेक्ट करते हैं कि स्टेपीडियस मसल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, ठीक है। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है जो मैं आपको फिगर से समझा आई हूँ कि इप्सिलेटरल में कौन सा चलेगा और कॉन्ट्रालेटरल में। तो इप्सिलेटरल में तो क्या होगा, जैसे ही 8th नर्व मैसेज लेकर गई है, उसने जाके अपने न्यूक्लियस को मैसेज दिया, कोक्लियर न्यूक्लियस को, कि भाई इतना हाई साउंड आ रहा है, हाई इंटेंसिटी आ रही है। कोक्लियर न्यूक्लियस ने फौरन से अपनी फेशियल नर्व का न्यूक्लियस स्टिमुलेट कर दिया, स्टेपीडियस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्ट्रालेटर साइड पे क्या हुआ कि वही वाली बात कि जब राइट साइड की आई थी ना नर्व, और उसने आके अपने न्यूक्लियस को बताया था कि हाई इंटेंसिटी का साउंड था, तो जो राइट कोक्लियर न्यूक्लियस था उसने जाके उनके गेट पे जाके बताया सुपीरियर उलिवरी न्यूक्लियस को, लेफ्ट साइड के। अब सुपीरियर उलिवरी न्यूक्लियस ने फिर अपनी कॉन्ट्रालेटरल जो उसकी 7th नर्व है ना, उसको स्टिमुलेट किया, उसके न्यूक्लियस को बताया, और फिर उसने जाके अपने कॉन्ट्रालेटरल स्टेपीडियस मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये ओकोस्टिक रिफ्लेक्सेस के क्या यूजेस है, इसके भी बड़े मजे के यूजेस हैं। सबसे मजे का इसका यूजेस ये है कि मैनेजर्स को पकड़ती है, धोखेबाजों को पकड़ती है। अब आपके पास कोई पेशेंट आया, वो कह रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपने उसको ट्यूनिंग फोक टेस्ट, मतलब आपने उसको सब कुछ करके देख लिया, और वो कह रहा है नहीं मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही, मुझे तो आवाज ही नहीं आई। अब आप उसको करोगे अकोस्टिक रिफ्लेक्स चेक। जब आप उसको हाई इंटेंसिटी की साउंड दोगे और साथ ही उसके मसल्स टेपीरियर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा इसका पूरा पाथवे ठीक है, इसकी पहले तो कंडक्शन ठीक है, फिर ही कोक्लिया तक मैसेज किया, फिर ही कोक्लियो वेस्टिबुलर नर्व स्टिमुलेट हुई, फिर ही वो आगे मैसेज लेगी। तो एक तो इसकी कंडक्शन बिल्कुल ठीक है, ऊपर से इसका ब्रेन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो आगे असेस करके, इंटेंसिटी को असेस करके आगे फेशियल नर्व को स्टिमुलेट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये धोखा दे रहा है, इसको बिल्कुल सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो मेलिंजरस को पकड़ता है अकोस्टिक रिफ्लेक्स। दूसरा, ये बच्चों में हेयरिंग को टेस्ट कर सकते हैं। हेयरिंग टेस्ट हो गई ना, पूरी की पूरी कंडक्शन भी चेक हो गई और सेंसेशन भी चेक हो गई। तो बच्चों में हेयरिंग को, जिनको ट्यूनिंग फोक की समझ ही नहीं आ रही ना, उन बच्चों को बताना नहीं आ रहा, तो उनमें हम अकोस्टिक रिफ्लेक्स यूज कर सकते हैं। तीसरा, कोक्लियर पैथोलॉजी डिटेक्ट हो सकती है, और 8th नर्व की पैथोलॉजी डिटेक्ट, क्योंकि इसमें कोक्लिया भी इन्वॉल्व है, इसमें 8th नर्व पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, तो इन दोनों में अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतने आसान से इसके यूजेस हैं। चले, अब हमारे पास ये जो चैप्टर है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत मजे मजे की चीजें इसमें हमने डिस्कस की, वो चैप्टर खत्म हो गया। इसमें यही चीजें आपने करनी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस को हम नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं।